और आज डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से आप इंडियन आर्मी के अंदर एक ऑफिसर बन सकते हैं। और आज की चर्चा हमारी उन महिला और पुरुषों के लिए है जो जिनका एक सपना था कि मैं इंडियन आर्मी के अंदर एक ऑफिसर बनूं और ऑफिसर बन के देश की सेवा करूं, लेकिन किसी कारणवश वो जो हैं इंडियन आर्मी के अंदर ऑफिसर नहीं बन पाए। लेकिन अब भी उनके अंदर एक जज्बा है कुछ करने का देश की सेवा, और यदि ऐसा जज्बा यदि आपके अंदर है तो आप अब भी इंडियन आर्मी के अंदर एक ऑफिसर बन सकते हैं। और वो ऑफिसर किस प्रकार से बन सकते हैं, यहाँ जो मैं बात करता हूँ वो बात करता हूँ टीए की। टेरिटरी आर्मी जो होता है, प्रादेशिक जो सेना होती है, उसके अंदर आपको भर्ती किया जाता है, लेकिन ये एक टेम्परेरी सर्विस है। और इस टेम्परेरी सर्विस के अंदर आपको क्या है कि आप एज ए ऑफिसर यहाँ जो है भर्ती किए जाते हैं। एक लेफ्टिनेंट की पोस्ट आपको यहाँ मिल जाती है, लेकिन उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं यहाँ ये है कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। और भारतीय नागरिक होने के साथ साथ में आपके पास में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक ग्रेजुएट की डिग्री होना कंपलसरी है। और उसके साथ साथ में आपकी जो एज है वो 18 वर्ष से 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यदि आप इन योग्यताओं को पूरा करते हैं तो आप इसके एप्लीकेबल हैं और आप बन सकते हैं अब भी इंडियन आर्मी के अंदर एक ऑफिसर। तो इंडियन आर्मी के अंदर ऑफिसर तो कई तरीके से बनते हैं, लेकिन आज का हमारा चर्चा का विषय उन लोगों के लिए है ख़ास तौर पर जिनका एक सपना था, लेकिन वो किसी कारणवश इस सपने को पूरा नहीं कर पाए। और आज जो है उनको एक मौका मिलता है कि वो इस आधार पर जो है अपना सपना दोबारा से पूरा कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, यदि आप किसी भी प्रकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब या प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब या कोई भी अपना प्राइवेट प्रोफेशन चला रहे हैं, तो उसके साथ साथ भी आप इस जॉब को कर सकते हैं। और ये जॉब जो है पार्ट टाइमली है, और ये आपको एक ईयर के अंदर लगभग 2 मंथ की ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाता है। और 2 मंथ जो है आप वहाँ आर्मी में एज ए ऑफिसर और उस टाइम पर जो है आप ट्रेनिंग करते हैं। और ये जो टेरिटरी आर्मी है इसका क्या एम है, इसका एम जो है वो है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है, जब किसी कारणवश लड़ाई होती है और उस लड़ाई के अंदर इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर होते हैं उनके साथ में और भी ऑफिसरों की डिमांड बढ़ती है, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑफिसर्स तैयार करके रखे जाते हैं ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर जो है उनसे सहायता ली जा सके, उनसे काम लिया जा सके। तो इस प्रकार कार्य लेने के लिए जो हैं वो 2 महीने के लिए बुलाए जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। और जो 2 महीने का टाइम पीरियड होता है, जो ट्रेनिंग का टाइम पीरियड होता है, उसमें सेम पेमेंट जो होती है, उनकी जो सैलरी होती है वो जो एक लेफ्टिनेंट की जो रेगुलर लेफ्टिनेंट हैं उनके इक्वल होती है। वो भी पोस्ट में लेफ्टिनेंट होते हैं और रेगुलर लेफ्टिनेंट के ही इक्वल उनकी सभी सुख सुविधाएँ होती हैं वहाँ पर। लेकिन वो सिर्फ साल के अंदर 2 महीने, और जब ट्रेनिंग का जो पहला साल है उसके लिए 1 महीना जो स्टार्टिंग एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, और उसके साथ में जो है हर साल 2 महीने के लिए एक ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है। और ट्रेनिंग पर जब आते हैं तो उसमें जितने भी एक ऑफिसर्स की जो जितने भी सुविधाएं जो ऑफिसर्स को मिलती हैं, और जो पे स्केल और जो पे और जो अलाउंसेज वहाँ ऑफिसर्स को मिलते हैं वो तो मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ जो एक पेंशन का बेनिफिट्स आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि पेंशन जो है वो एक परमानेंट एम्प्लॉय के लिए है। और जो परमानेंट जो हैं ऑफिसर्स हैं उनको तो पेंशन मिलती है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से इसका प्रोसेस है। तो आप जब ग्रेजुएट हैं तो उसके बाद में वैकेंसीज निकलती हैं। जैसे वैकेंसी निकलती हैं तो आप फॉर्म फिलअप कीजिए, और फॉर्म फिलअप करने के बाद आपसे रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है। और जो रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है उसके 2 पेपर्स होते हैं। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 पेपर होते हैं, और दोनों पेपरों के पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी 2 पार्ट होते हैं। यहाँ पार्ट ए और पार्ट बी, यहाँ पेपर 1 के और पेपर 2 के ऐसे पार्ट हैं। तो इस प्रकार से जो एग्ज़ाम होता है वो पहला पेपर जो है आपका 100 मार्क्स का होता है, और दूसरा पेपर भी जो है 100 अंक का होता है। तो इस प्रकार से आपका कुल दोनों पेपर मिला के 200 अंक के होते हैं। और जो आपका जो पहला पेपर है वो 2 पार्टों में डिवाइड होता है, और दूसरा पेपर जो है वो भी 2 पार्टों में डिवाइड होता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि उसके अंदर सिलेबस जो पैटर्न होता है वो क्या होता है। जो सिलेबस पैटर्न होता है, जो पहला पेपर होता है उसके अंदर एक मैथमेटिक्स आपका आता है,
एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है, और जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है वो अप टू 10th क्लास यानी 10th क्लास तक का मैथमेटिक्स होता है। उसके अंदर 10th क्लास से ऊपर का मैथमेटिक्स यहाँ नहीं आएगा। वो जो है 10th क्लास तक का मैथमेटिक्स, और जो दूसरा उसके अंदर जो पार्ट होता है बी, उसके अंदर आती है रीजनिंग, जो मेंटल एबिलिटी होती है, रीजनिंग होती है वो, और मैथमेटिक्स दोनों ही यहाँ 50-50 मार्क्स के दिए जाते हैं। और उन दोनों में ही आपको अलग अलग से 40-40 मार्क्स जो हैं दोनों के अंदर लेने होते हैं, और आपको इसके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। और इसके साथ में जो एग्ज़ाम होता है वो OMR सीट पर होता है, और OMR सीट पर जो है जब एग्ज़ाम करते हो तो वहाँ एक बात और भी है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। जब आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर फिल करते हो तो गलत आंसर फिल होने के बाद आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, और उसका जो है मार्क्स आपसे कट जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको ये देखना है कि जिस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको नहीं आता है तो उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन गलत आंसर देने से क्या होता है कि आपको नेगेटिव मार्किंग का लॉस उठाना पड़ता है। तो ये इसके साथ में जो इसका पेपर दूसरा होता है, जो दूसरा पेपर होता है उसमें जीके आती है, और इसका जो जीके जो एक पार्ट उसमें जीके का होता है, और इसके साथ में एक पार्ट जो है इंग्लिश का होता है। ये भी 50-50 नंबर के दोनों होते हैं। इसमें 50 नंबर की जीके और 50 नंबर का जो है इंग्लिश आता है। और जो यहाँ जीके, इंग्लिश और जो रीजनिंग है, इनका जो बेस होता है, जो ये जो तीनों पार्ट हैं, यानी पहले पेपर का दूसरा पार्ट और दूसरे पेपर के जो दोनों पार्ट हैं, ये इनका जो सिलेबस है वो एक ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस होता है, जबकि मैथमेटिक्स जो होता है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, उसका सिलेबस मैट्रिक तक का होता है। तो ये था कि रिटन एग्ज़ाम का जो सिलेबस किस प्रकार से होता है, और रिटन एग्ज़ाम के लिए आपको 2-2 घंटे का टाइम दोनों के लिए सेपरेट अलग अलग दिया जाता है। और जब आपको यहाँ रिटन एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर लेते हो, कम से कम हर पेपर, जो पेपर 1 और पेपर 2 का पार्ट, जो चारों पार्ट हैं, इन चारों पार्टों में कम से कम एक पार्ट में जो है आपको 40% मार्क्स, यानी 40% मार्क्स जो हैं ईच पार्ट के अंदर आपको लेने होते हैं, हर पार्ट के अंदर लेने होते हैं। लेकिन जो पूरे टोटल जो मार्क्स होते हैं, जो दोनों पेपरों के कुल मिला के आपको 50% मार्क्स जो हैं लेने होते हैं, तब आप क्वालिफाई मान जाते हैं। यानी आप कैसे क्वालिफाई माने जाओगे, यानी दोनों पेपरों को मिलाएंगे तो आपके 50% मार्क्स, और यदि हर एक पेपर के अंदर देखें, अलग अलग पेपरों के अंदर देखें, और पेपरों के अंदर नहीं, जो उसके पार्ट हैं, अलग अलग पार्टों के अंदर देखें, तो 40% जो मार्क्स जो हैं आपके हर पार्ट के अंदर होने ज़रूरी हैं। इस प्रकार से आप जब रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो, तो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको SSB राउंड पर बुलाया जाता है, और जो SSB राउंड होता है वहाँ पर आपकी जो फिज़िकल फिटनेस देखी जाती है, उसके साथ में और भी कई चीज़ें जो हैं देखी जाती हैं, आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो इस प्रकार से SSB राउंड जब होता है उसमें आपकी मतलब फ़िज़िकल फिटनेस, मेडिकल, और फिर उसके बाद में जब आप SSB राउंड पूरा कर लेते हो तो उसके साथ आपका इंटरव्यू होता है। और जब आप पहले स्टेज रिटन एग्ज़ाम और फिर SSB राउंड वाला, और उसके बाद में जो है इंटरव्यू फेस कर लेते हो और उसको क्वालिफाई कर देते हो, तो क्वालिफाई होने के बाद में, लेकिन ध्यान रहे कि केवल उन्हीं को इंटरव्यू के लिए या SSB के लिए बुलाया जाता है जो फर्स्ट जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई कर चुके हैं। जो रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो उनको प्रोसेस से बाहर कर दिया जाता है। और इस प्रकार से जो है आगे प्रोसेस में बने रहने के लिए जो है आपको पीछे वाला पूरा एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करना होता है। जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, और उस मेरिट लिस्ट के बेस पर आपको आर्मी में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। यहाँ जो ट्रेनिंग होती है वो शुरू में जो पहला वर्ष होता है उसके अंदर एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, एक 1 मंथ की, और उसके बाद उसके साथ साथ में जो है हर साल 2 साल की जो है ट्रेनिंग होती है। और ये जो 2 साल की ट्रेनिंग होती है इसमें 1 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग भी पहले साल की शामिल होती है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हर साल आपको 2 महीने के लिए आर्मी के अंदर बुलाया जाता है। और आप किसी भी जॉब में हैं या किसी भी जॉब में नहीं हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जब भी आप वहाँ जिस टाइम पीरियड में आप वहाँ जॉब करते हैं, ट्रेनिंग के ऊपर बुलाया जाता है, तो उस टाइम पीरियड में आप वहाँ मतलब एक ऑफिसर वहाँ बने रहते हैं और आपकी ट्रेनिंग की जाती है कि ताकि जैसे ही ज़रूरत पड़ने पर आप एक ऑफिसर का कार्यभार वहाँ संभाल सकें। तो ये था। और
उसके बाद में जो पेमेंट है वो पेमेंट आपकी उन दिनों की पेमेंट जो जब आपको बुलाया जाता है उन दिनों की पेमेंट दी जाती है। और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं या स्टेट गवर्नमेंट से हैं उनको एनओसी देनी पड़ती है कि इसके लिए एनओसी जमा होती है, तभी जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये अपना प्राइवेट जो रोज़गार कर रहे हैं, ये जिनका प्रोफेशन है खुद का, तो उनको एनओसी की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी प्रकार से ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स भी जो हैं इसके अंदर जा सकते हैं, कोई भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, लेकिन ये एक पार्ट टाइमली जॉब है। ये उन के लिए बेनिफिशियल है जिनका एक ये होता है, जुनून होता है कि मुझे आर्मी के अंदर एक ऑफिसर बनना है और वो उस टाइम पर नहीं बन पाए, और अब आज जो है उनकी एज भी बढ़ चुकी है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ताकि वो 2 महीने देश सेवा काम करके भी मतलब एक ऑफिसर रैंक वहाँ का पा लेते हैं। और उसके साथ साथ में जो आर्मी की जितनी भी सुविधाएं हैं, जानकारियां हैं, वो उनको मिल जाती हैं और ऑफिसर रैंक जो है उनको मिल जाता है। जब आप वहाँ एक लेफ्टिनेंट भर्ती हो जाते हैं, लेफ्टिनेंट बन जाते हैं, तो उसके बाद टाइमली आप वहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट तक प्रमोट किए जाते हैं। यानी प्रमोशन जो है, टाइमली प्रमोशन मिलता है आपको लेफ्टिनेंट कर्नल तक। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल और ब्रिगेडियर बनने के लिए आपको सिलेक्शन बेस पर जो है ब्रिगेडियर बनना पड़ता है, वहाँ सेलेक्ट होना पड़ता है, तब जो है आप एक कर्नल और ब्रिगेडियर बन पाते हैं। तो ये था आज हमारा, किस प्रकार से वो नौजवान जो किसी कारणवश आर्मी के अंदर ऑफिसर नहीं बन पाए और अभी किसी दूसरे सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार से जो हैं आर्मी के अब भी ऑफिसर बन के देश की सेवा कर सकते हैं। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए यदि आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके।